अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। हम बात करेंगे सबसे पहले नए साल की। जी, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि 2023 में अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं जो हैं वो कबूल फ़रमाएँ और आपको बेशुमार कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ और हर लम्हा खुशियों का आपको अता फ़रमाएँ। और ये भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ़्तारी और उनका अंजाम जो है वो उसको हतमी नतीजे की तरफ लेके जाए और उसके जो भी कातिल हैं उनको करारवा की सज़ा जो है वो मिले, वो इंसाफ के कटहरे में उनको लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपसे ज़िक्र करूँगा कि 2022 में जो हालात और वाक़यात रहे उसमें सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया, आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी की गई और किस तरह से आउटस्टर क्लास को सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया या किस तरह उसको जस्टिफाई कर सकती है, अभी तक इसका कोई जवाब जो है वो सामने नहीं आया। ताहम उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार देते हुए स्पीकर ने उसको मुस्तरद कर दिया था और इमरान ख़ान ने असम्बलियों को तहलील करने का ऑर्डर जो था वो जारी किया था और सदर पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। ताहम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम अमल को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद थी उसके ऊपर वोटिंग का जो हुक्म जो था वो जारी किया गया था। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये फ़ैसला आया और इस तरह से एक मुल्क की चलती जो इकॉनमी थी 6 का जो ग्रोथ रेट था उस पर मुल्क की मईशत जो थी वो चल रही थी और कोरोना के क्राइसिस से पाकिस्तान निकल आया था। एक चलती हुई हुकूमत को किस तरह से डिरेल किया गया और उस इक़्तिदार उसका ख़त्म हुआ और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के बेशुमार अरबों रुपए के केसेस थे, उस टोले को यानी कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 13 जमाती टोला जो था उसको किस तरह से इक़्तिदार में लाया गया। वो 9 अप्रैल को ये तहरीक अदम एतमाद जो थी सो कॉल्ड, ये अमेरिका की रेजिम चेंज ऑपरेशन के तहत एक बैरूनी साजिश के तहत इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया गया था और फिर ये 13 जमातों को जो है मुसल्लत किया गया। उसके बाद से मुल्क के अंदर जो एहतजाजी तहरीक इंसाफ ने जारी रखी, जिसमें 25 मई को उन्होंने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो इंतहाई जो है वो जिसको आप कहते हैं फसाइयत यानी आमराना दौर से भी आगे जाकर एक आमिर के भी इक़दाम से आगे जाकर जिस तरह से रियासती ताकत का वहशियाना तरीके से इस्तेमाल किया गया, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके सर फाड़े गए, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई। मुल्क के तमाम रास्ते ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कंटेनर्स हज़ारों की तादाद में लगाकर आम शहरी की जो नकलो हरकत थी, पुरअमन एहतजाज का जो हक़ था उसको उससे महरूम किया गया और आंसू गैस का जिस तरह से ख़वातीन और बच्चों पर इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में इस्तेमाल किया गया उसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। और फिर हमने देखा कि आगे चल कर के हमारे प्यारे दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के नामवर तहकीकाती सहाफ़ी ARY से मुंसलिक जो पावर शो के नाम से अपना प्रोग्राम करते थे ARY के ऊपर, अरशद शरीफ, उनके ऊपर मुकदमात हुए। ख़ाबर गुमन जो ब्यूरो चीफ़ हैं ARY के, उनके ऊपर मुकदमात हुए। इसी तरह से साबिर शाकिर, उन पे मुकदमात हुए। समी इब्राहिम, इमरान रियाज़ ख़ान, अयाज़ अमीर, ये तमाम वो लोग जो थे जिनको रियासती दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा और इनके ऊपर बेशुमार मुकदमात हुए और बिल आखिर साबिर शाकिर जो थे वो मुल्क छोड़कर चले गए, बैरून मुल्क चले गए और फिर अरशद शरीफ की जान को इतने शदीद ख़तरात लाहक हुए कि उनका प्रोग्राम बंद किया गया। फिर उनको जो है उनको यहाँ से मुल्क से बाहर जाना पड़ा और फिर पहले वो दुबई गए और फिर कीनिया में जाकर जिस तरह से उनका ताक़ुब करके उनको कत्ल किया गया और जिस बेदर्दी से और वहशियाना तरीके से किया गया उसकी भी कोई मिसाल सामने नज़र नहीं आती। अभी तक उनके कातिल जो हैं वो आज़ाद हैं। उनकी वालदा की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी FIR दर्ज करने के लिए, जिन लोगों को उन्होंने नामज़द किया था उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत
पाकिस्तान की जो फ़ौज के जो इदारे हैं उसकी नामवर शख्सियत जो हैं उनका नाम लिया गया था, लेकिन ताहम अभी तक कोई पेशरफ जो थी वो सामने नहीं आई। इसी तरह से मुल्क की मईशत जो है वो इतनी बैठ चुकी है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। यानी 2022 पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई बदकिस्मत साल जो था वो साबित हुआ। रोटी जो है वो इस वक्त 20 रुपए की इस्लामाबाद में हो चुकी है, नान जो है वो 35 रुपए का हो चुका है, आटा जो है वो 180 रुपए किलो हो चुका है। बिजली के बिलों में पर यूनिट जो है वो इतना इजाफा कर दिया गया है कि लोगों के कुछ भी वो इस्तेमाल नहीं करें तो 15 से 17,000 रुपये 20,000 रुपये का बिल जो है वो एक आम आदमी का बिल आ रहा है। गैस का बिल इसी तरह से आ रहा है। महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है और 90% मुल्क टेक्निकल तौर पर दिवालिया हो चुका है। इस वक्त गैर मुल्की जो ज़रा आपके जो इस वक्त एसेट्स हैं जो स्टेट बैंक के फिगर्स बता रहे हैं वो 5.9 अरब डॉलर रह गए हैं और मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स है वो तो ना होने के बराबर हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो भी नहीं आप कर पा रहे, एलसीज नहीं खुल पा रही हैं और जो सरमायाकार है वो मुल्क में ना तो सरमायाकारी कर रहा है, बैरून मुल्क से जो तरसीलात आती थी उसमें भी बड़ी कमी देखने में आई। सालाना 30 अरब डॉलर जो थे वो बाहर से पाकिस्तानी यहाँ भेजते थे, लेकिन उसमें भी बड़ी कमी आ चुकी है और मुल्क के अंदर डॉलर वर्सेस रुपी पैरिटी का जो इस वक्त चल रहा है कि आज़ाद अदाद शुमार बताते हैं कि डॉलर का रेट जो है वो 250-260 में जा रहा है ब्लैक में, और जो सरकारी सतह पर 225 है और ओपन मार्केट में 235-230 इस वक्त $1 की कीमत जो है वो पाकिस्तानी रुपए बन चुकी है। तो ये माशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर हो गई है और इस कंटेक्स्ट में जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बयान सामने आया है और उन्होंने कल पाक बहरिया की जो तकरीब थी पासिंग आउट की वहाँ पर उन्होंने बयान दिया और ये बयान उनका जुम्मे के रोज़ जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत उसमें शिरकत के बाद उनका बयान आया और उनका कहना ये था कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा है। एक तरफ दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी तरफ मईशत जो है वो इंतहाई बुरे तरह से मुतासिर हो चुकी है और उनका ये कहना था, उन्होंने ये अपील की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। जी हाँ, इस कंटेक्स्ट में जिस तरह से पीडीएम हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है कि यहाँ तक कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से अदालती फ़ैसला आ चुका है और हुकूमत ये कहती है कि इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। यानी कि आप ये देखें कि एक तरफ मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया है, आम आदमी जो है उसको महंगाई की दोज़ख में झोंक दिया गया है। घर घर इस वक्त फाके चल रहे हैं, लोग अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, गैस के बिल अदा नहीं कर पा रहे, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। मुल्क के अंदर टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, 15 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और यहाँ से 7.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी, पढ़े लिखे पाकिस्तानी, ब्रेन ड्रेन जिसको आप कहते हैं, वो मुल्क छोड़कर चले गए 2022 में। जी हाँ, ये पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है और जो 13 जमातों का जो टोला इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, 10 महीने के अंदर यानी अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक उन्होंने जो मुल्क की माशी हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है उसकी वो ज़िम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार नहीं है और इंतहाई दीदा दिलेरी से उन्होंने जिस तरह से अपने करप्शन के मुकदमात ख़त्म करने के लिए नैब तरमीम की जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर जो है समाअत जारी है और पीटीआई की जानिब से पटिशन दायर की गई थी कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, इसको कालअदम करार दिया जाए। होपफुली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा ही फ़ैसला आएगा। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, हमज़ा हो और दीगर जो हैं, सब ने एहसन इकबाल समेत सब ने जो हैं वो अपने मुकदमात जो थे इस नई कानून साजी के ज़रिए से अदालतों से ख़त्म करवाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो इक़दामात थे, जो केसेस थे, वो सिर्फ ये जो नैब तरमीम ख़त्म की गई इसके तहत वो मुकदमात वहाँ से खारिज किए गए हैं, लेकिन वो बदस्तूर अपनी जगह पे कायम है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इन तरामीम को कालअदम करार दे दिया तो फिर ये मुकदमात उसी तरह से बहाल हो जाएंगे। जी हाँ, ये बहाल हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता दिनों में
पाकिस्तान के जो पाए के माशी माहिरीन हैं उनके साथ मुलाकात की और माशी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने उनसे मशावरत की। और एक बात तो ये सामने आ गई उनकी जानिब से कि आर्मी चीफ़ को जो मशवरा दिया गया है वो ये दिया गया है कि आम इंतखाबात ही मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं और मुल्क आगे तरक्की की तरफ जा सकता है। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जो है वो भी आवाम की मदद से उसी वक्त जीती जा सकती है जब आवाम को सियासी इस्तेकाम हासिल होगा, माशी इस्तेकाम हासिल होगा, तो वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर पूरी क़ुव्वत के तहत जिस तरह गुज़श्ता 20 सालों में दहशत गर्दी को नाकाम बनाया, इसी तरह से फिर से वो खड़े हो सकते हैं। तो निगरान हुकूमत फौरी तौर पर कायम करने और आम इंतखाबात की तरफ जाने का मशवरा माशी माहिरीन ने आर्मी चीफ़ को दिया है। जो जुमे के दिन कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, इजलास हुआ, उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि 48 घंटे के बाद दोबारा ये मीटिंग होगी। जी हाँ, कल यानी सोमवार को दोबारा से कौमी सलामती मीटिंग होगी और आज 1 जनवरी है, कल 2 जनवरी है। 2023 का नया साल जो है वो उसका आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। और मुल्क में आइंदा सियासी अमल, सियासी इस्तेकाम और उसके हवाले से जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होगा उसमें अहम फ़ैसले मुतवक्को हैं और मुल्क इंतखाबात की तरफ जाएगा। ये आर्मी चीफ़ को माहिरीन ने मशवरा दे दिया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जो मेरी मालूमात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात अब जल्द मुनक्कद किए जाएंगे, क्योंकि ये जो 13 जमातों का टोला है इसने मुल्क का माशी तौर पर कबाड़ा कर दिया है। माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये कौमी सलामती का मसला बन चुका है। जी हाँ, कौमी सलामती का मसला बन चुका है कि भारत इस वक्त पर तोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो फ़ौज है और अवाम में शायद कोई डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है और इसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है कि फ़ौज जो है वो अवाम की हिमायत उसको हासिल नहीं है। तो ये मैं बताता चलूँ कि फ़ौज को पाकिस्तान की अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। जब भी भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा या कोई शरारत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। बाकी ये है कि जो अवाम और फ़ौज के अंदर अगर थोड़ी सी बदगुमानी पैदा हुई है तो वो नए आर्मी चीफ़ जो हैं वो उसको फौरी तौर पर उन्होंने फ़ैसले कर लिए हैं अहम, और जल्द उनके ये फ़ैसले जो हैं आपको नज़र आएंगे। इसमें पहला फ़ैसला निगरान हुकूमत और फिर इलेक्शंस की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा। PDM जो है वो इंतखाबात से भाग रही है, वो मुल्क के अंदर चाहती है कि एक लंबे अरसे के लिए निगरान सेटअप जो है वो लाया जाए, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से वो बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और हुकूमत तो कहती है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता है, तो ये भी अपनी नौयत की एक तौहीन अदालत है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और उनको ओहदे से इसी बुनियाद पर भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। 2 छोटी ख़बरें और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके क्योंकि दहशतगर्दी का ज़िक्र आया तो दहशतगर्दी के अंदर जो एक इदारा है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2022 में यानी 2022 में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं वो उनकी तादाद जो थी वो 376 थी और 973 लोग 973 लोग अफराद जो थे वो इसमें जान से बाजी हार गए। इसमें जो 382 का फिगर जो है, माफ़ कीजिएगा 282 का फिगर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का है। बलूचिस्तान और मुल्क के जो शुमाली इलाका जात हैं, जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान है, दीगर जो कबायली इलाका जात हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है। अब बलूचिस्तान में BLA, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और दाइश ये मिलकर हमले कर रहे हैं। इसी तरह से जो पाक अफगान बॉर्डर पे TTP के हमले हो रहे हैं। तो ये हमले 2022 में जो थे इसकी कुल तादाद जैसे मैंने आपको बताई कि 376 थी और 973 अफराद जो थे वो जान की बाजी हार गए। तो दहशतगर्दी का एक तरफ बड़ा ख़तरा है और इसके साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भारत के दरमियान इस वक्त
जो कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया जाता है हर साल की 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो उसमें ये 2008 का माहिदा है दोनों के दरमियान, और इसमें ये कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट है, उसके तहत है। पाकिस्तान में जो भारतीय कैदी हैं उनकी तादाद 705 है, जिसमें 51 सिविलियन प्रिजनर्स हैं और 654 माहीगीर हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो भारत में, जो भारत ने फहरिस्त प्रोवाइड की है उसके मुताबिक 51 जो हैं वो, माफ़ कीजिएगा, 434 पाकिस्तानी कैदी इस वक्त भारत की जेलों में हैं, और इसमें 339 सिविलियन प्रिजनर्स हैं और 95 माहीगीर हैं। पाकिस्तान ने जो 1965-1971 की जंग के कैदी हैं उन तक सफारती रसाई, कौंसलर रसाई मांगी है, और इसी तरह से जो 56 सिविलियन कैदी हैं उन तक भी रसाई की दरख्वास्त भारत से की है कि उन तक सफारती रसाई जो है वो दी जाए। ये भी पाकिस्तान ने भारत से कहा कि 51 यानी कि 51 सिविलियन और 94 जो माहीगीर हैं उनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी है, तो लिहाजा उनको रिहा किया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान नए साल के आगाज़ के ऊपर जो एटमी प्लांट्स हैं उनकी फहरिस्तों का भी तबादला किया जाता है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी हादसाती न्यूक्लियर जंग जो है उसको रोकने के लिए इन फहरिस्तों का तबादला किया जाता है। 1992 में इस हवाले से एग्रीमेंट जो था वो पाक भारत हुआ था, उसके तहत ये फहरिस्तों का तबादला भी साल के शुरू में किया जाता है। तो ये एक तबादला कल होपफुली दोनों ममालिक के दरमियान में किया जाएगा। तो इस्लामाबाद से जो इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट दे रहा था, आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन है 2023 का। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।